नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम FY BA वैकल्पिक हिंदी इस विषय के अंतर्गत साहित्येतर पाठ्यक्रम पर आधारित एक टॉपिक संवाद कौशल का अध्ययन करेंगे। 2019-20 से जिस पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष कला इस विषय में या प्रथम वर्ष कला इस वर्ग में वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1A ये विषय रखा गया है जो प्रथम सत्र के लिए है। इस प्रथम सत्र के इस विषय में साहित्येतर पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत संवाद कौशल ये टॉपिक दिया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य जीवन में संवाद कौशल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करें या आप जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका कर रहे हो, आपको हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यवहार के लिए संवाद की आवश्यकता होती है। अगर आपका संवाद अच्छा होता है तो आप अपना एक विशिष्ट या अपना एक अलग प्रभाव सामने वाले पर डाल पाते हो और सामने वाला आपका काम कर सकता है। अगर आप अपनी भाषण कला के माध्यम से या अपनी संवाद कला के माध्यम से सामने वाले पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं तो अनेक बार जो आपका काम हो सकता है वह भी नहीं हो सकता या उसमें भी बाधा निर्माण हो सकती है। जीवन में अनेक बार अनेक क्षेत्रों में, मतलब यह संवाद कौशल के लिए क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं है। आज इसकी आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, जीवन के प्रत्येक आयु वर्ग में है। आप चाहे छोटे बच्चे हो, आप चाहे कोई युवक हो, आप चाहे कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो या आप चाहे कोई बूढ़े हो, आप कोई अशिक्षित हो या सुशिक्षित हो या कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार से हो, अगर आपके पास संवाद कौशल नहीं है, आप अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी आपका काम नहीं हो सकता है। और इसी कारण अगर आपको अपनी बात सामने वाले के मन में निर्माण करनी है, आपको लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचना है, इसके लिए आप में संवाद कौशल का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। और इसीलिए शुरुआत में हम स्वरूप के अंतर्गत संवाद कौशल के इसी स्वरूप को समझ सकते हैं। आज जीवन के नानाविध क्षेत्रों में हम जानते हैं कि संवादों का बहुत महत्व है। दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि ये संवाद कौशल दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। जो संवाद कौशल हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब पढ़ाना पड़ रहा है, वास्तव में ये समाज द्वारा, परिवार द्वारा अपने आप रूप से प्राप्त होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ये हमें सिखाना पड़ रहा है या एक प्रकार से पढ़ाना पड़ रहा है। तो यही एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब संवाद कौशल के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तब इसके अंतर्गत इस बारे में कुछ विद्वानों के मतों को देखना हमें अवश्यंभावी लगता है। जैसे कि इमर्सन नाम के विद्वान है, इनका कहना है भाषण एक शक्ति है। इमर्सन ने कहा है भाषण एक शक्ति है, इसका सर्वोत्तम उपयोग अवांछनीय को छोड़ने तथा श्रेष्ठता को अपनाने में है। तो संवाद कौशल के अंतर्गत भाषण कला का समावेश होता है और इमर्सन ने इसी संदर्भ में अपनी बात कही है। उनका कहना है कि भाषण एक प्रकार की शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो अवांछित है, जो जरूरी नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसका त्याग कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं और जो वांछनीय है उसे आगे ले जा सकते हैं। मतलब जो वांछनीय है वह आगे बढ़ेगा और जो अवांछित है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा या उसका त्याग करना पड़ेगा। ये इमर्सन का मत है। प्लेटो जो राजनीति शास्त्र के एक प्रकांड पंडित माने जाते हैं, और केवल राजनीति नहीं, विभिन्न शास्त्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। इन्होंने इस बारे में कहा है कि भाषण एक शक्ति है।
प्लेटो ने कहा है भाषण एक शक्ति है जिससे लोगों की मानसिकता को नियंत्रित किया जा सकता है। और नेता यही करते हैं ना, नेता एक अच्छे भाषण देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते, लोगों की मानसिकता अपनी ओर खींचते हैं। तो प्लेटो वही बात कर रहे हैं कि भाषण एक शक्ति है जिससे लोगों की मानसिकता को नियंत्रित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शब्द समाज में प्रयोग लाया जाने वाला सर्वोत्तम रसायन है। उनका कहना है कि शब्द समाज में प्रयोग में लाया जाने वाला सर्वोत्तम रसायन है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं हमारे भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार शब्द को शस्त्र तक कहा गया है, शब्द को हथियार तक कहा गया है। इतना शब्द हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में मध्यकाल के एक प्रसिद्ध मराठी संत समर्थ रामदास जी ने लिखा है कि सांसारिक के प्रति हमारा मैत्री भाव है, किंतु उसकी चाबी जीभ के कपाट में है। सांसारिक के प्रति हमारा मैत्री भाव है, लेकिन उसकी चाबी जीभ के कपाट में, मतलब जीभ, जिह्वा, ठीक है, सबके प्रति मैत्री भाव है। लेकिन यह मैत्री भाव कब तक बना रहेगा? जब तक आप उनके साथ अच्छा बोलते हो, ठीक बोलते हो, व्यवस्थित बोलते हो। अगर आप ठीक से बात नहीं करते, अगर आपकी बातें योग्य नहीं हैं, तो आपको या आपकी मित्रता खत्म हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज संवाद कौशल या भाषण कला को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब कुछ लोग ऐसा है कि इसे वाणी विलास कहते हैं, ये केवल वाणी विलास है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये संकल्पना अत्यंत व्यापक है, इसमें एक अंतर्निहित व्यापक अर्थ भरा है, एक विशाल अर्थ भरा है। ये केवल शब्दों का विलास नहीं है, शब्दों का केवल विलासिता कर दिया, शब्दों को केवल आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया तो लोग आकर्षित होंगे, ऐसा नहीं है। आपकी बात में कुछ तथ्यपरकता होना भी जरूरी है। केवल वाणी का विलास करके या अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात नहीं बनेगी। आपको तात्विक रूप से और तथ्यवर्धक रूप से भी बातें करनी जरूरी होती है। साथ ही शिक्षा, शिष्टाचार, चातुर्य, बौद्धिकता आदि का भी समावेश अपने संवादों में करना आवश्यक होता है। मतलब आपकी भाषा से आप शिक्षित लगने चाहिए, आपकी भाषा से आप में एक शिष्टाचार दिखाई देना चाहिए, आपकी भाषा से आपकी बौद्धिकता, चातुर्य आदि गुण भी दिखाई देने चाहिए। अगर ये होंगे तो संवाद कौशल अधिक प्रभावी हो सकता है। तो वाणी का ये विचार या वाणी का ये प्रकटन अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि वाक शक्ति का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। और ये वाक शक्ति संपूर्ण विश्व में केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है, बाकी जो प्राणी हैं उनको नहीं मिली है। केवल मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य विचार कर सकता है, बाकी प्राणी बोल नहीं पाते। हाँ, यद्यपि वे चित्र विचित्र आवाजें जरूर निकालते हैं, लेकिन उसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। मनुष्य एकमेव प्राणी है और अन्य प्राणियों से वह अलग है, क्योंकि उसे बुद्धि और बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि मनुष्य जीवन में संवाद कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में विद्वानों का एक कथन है कि प्रकृति के कदम कदम पर सौंदर्य बिखरा हुआ है। प्रकृति के कदम कदम पर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। शब्दों में भी एक अपार सौंदर्य है। हमें शब्दों का ये अपार सौंदर्य पहचानना है, क्योंकि कर्मों की अपेक्षा विचारों का कद बड़ा है। कर्मों की अपेक्षा विचारों का कद बड़ा है, और इसी कारण इसी वैचारिकता को सामने लाने के लिए या इसी संवाद कौशल को समझने के लिए हमें इस कला को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से संवाद कौशल का स्वरूप है। अब दूसरा मुद्दा इसके अंतर्गत हम देखते हैं अच्छे वक्ता के गुण। लेकिन संवाद कौशल जीवन में जरूरी है, अच्छा वक्ता बनना जरूरी है। तो अच्छा वक्ता अगर हमें बनना है तो हमें कौन कौन से गुण होने जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यूं ही अच्छा वक्ता नहीं बनता। और दूसरी बात, आज हम जानते हैं कि आज हमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, समारंभ, समारोह आयोजित करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें अच्छे वक्ता की जरूरत होती है। अगर वक्ता अच्छा है तो वह निसंदेह अपना प्रभाव श्रोताओं पर डालता है और हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता है।
चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, शिक्षा विषयक हो या कोई संत समागम हो, सभी में अच्छा वक्ता का या अच्छे वक्ता का निसंदेह बहुत अधिक महत्व है। और यही कारण आज भी हम देख सकते हैं कि अनेक अच्छे वक्ता हैं जिनके केवल भाषण कला के कारण उन्हें अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम मिल जाते हैं या अनेक बड़े बड़े समारंभों में उन्हें बुलाया जाता है। दूसरी ओर आपके विचार चाहे कैसे भी या कितने भी महान क्यों न हो, लेकिन अगर हम उन्हें अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हो। तो वह अच्छे वक्ता बनने के लिए कुछ जरूरी बातें या कुछ अंग, कुछ गुण उसके अंतर्गत होना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे अनेक लोग थे कि जिन्हें सुनने के लिए व्यापक मात्रा में भीड़ जमा होती थी। क्यों? क्योंकि वे एक अच्छे वक्ता थे। अपनी बात को किस तरह, किस पद्धति से, किस शैली से व्यक्त करना है भली भांति जानते थे और इसी कारण उनकी बातें सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग जमा होते थे। तो अच्छे वक्ता का निसंदेह यही महत्व होता है। अच्छे वक्ता का कार्यक्रम या समारोह कहीं भी हो, उसे सुनने के लिए आसपास के गांवों से लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छा वक्ता नहीं है तो सामने बैठा व्यक्ति भी उसकी बात को समझ नहीं पाता है और इसी कारण अच्छे वक्ता में कुछ गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। तो कौन कौन से गुण है जो एक अच्छे वक्ता के लिए जरूरी है? तो एक 8-9 गुण सामान्यतः बताए जाते हैं, जिसमें पहला गुण है प्रभावी व्यक्तित्व। अच्छे वक्ता का व्यक्तित्व प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है और यह अच्छे वक्ता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। अब व्यक्तित्व में कुछ बातें ऐसी है कि जो शायद हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारा रंग रूप वगैरह या शारीरिक रचना वगैरह ये तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये हमारे आनुवंशिक रूप से मिलती है। ये हमें माता पिता या अपने परिवार के पूर्वजों से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी हम अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी केश रचना या अच्छी हमारी शरीर रचना करके हम हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी अवश्य बना सकते हैं। मतलब भले ही रंग रूप वगैरह हमारे हाथ में न हो, लेकिन जो है उसे और अधिक अच्छी तरीके से और अधिक व्यवस्थित तरीके से कैसे प्रकट करना है, ये बात हम निसंदेह कर सकते हैं। और जो अच्छा वक्ता है वह इसी बात को अच्छी तरह से समझता है और अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावी, अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश और उस माध्यम से श्रोताओं पर या उस माध्यम से सुनने वालों पर अपना एक विशिष्ट प्रभाव डालने की कोशिश निसंदेह अच्छा वक्ता करता है। और निसंदेह सबसे पहला प्रभाव वक्ता का अगर कोई पड़ता है तो वह उसके व्यक्तित्व का ही पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि प्रथम प्रभाव जब कोई भी वक्ता मंच पर उपस्थित हो जाता है तो उसका पहला अपीयरेंस, पहला प्रभाव लोगों को उसके व्यक्तित्व से पड़ता है। और निसंदेह इसी कारण अच्छे वक्ता का व्यक्तित्व प्रभावी होना आवश्यक है। दूसरा गुण है आवाज। अब आवाज, क्योंकि भाषण कला के अंतर्गत जितना व्यक्तित्व जरूरी है उससे भी अधिक महत्व आपकी आवाज में है। आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज प्रभावी होनी चाहिए। मतलब एकदम कोमल आवाज या बहुत कठोर आवाज, इस प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज एक मध्यम श्रेणी की आवाज होनी चाहिए। साथ ही आपका बोलने का लहजा, बोलने का अंदाज, शब्दों का उच्चारण करने का एक अलग महत्व, ये सारी बातें भी बहुत महत्व रखती है कि किस शब्द पर बल देना है, आवाज में कहाँ आरोह अवरोह लाना है, कहाँ आवाज की गति बढ़ानी है, कहाँ गति कम करनी है या कहाँ उसमें कमी लानी है। ये सारी बातें अच्छा वक्ता अच्छी तरह से जानता है। हाँ, एक बात है कि आधुनिक काल में कुछ तकनीक या कुछ जो आधुनिक सुधार है, इसके कारण हम अपनी आवाज को सुधार सकते हैं, लेकिन उसका मूल टोन बदल नहीं सकते। क्योंकि आवाज भी जिस तरह से हमारी शरीर रचना आनुवंशिक है, उसी तरह से कुछ मात्रा में हमारी आवाज भी आनुवंशिक रूप से हमें प्राप्त होती है। और इस कारण अच्छे वक्ताओं की आवाज ऐसी होनी चाहिए
कि वह अपना प्रभाव श्रोताओं पर डाल सके, उन्हें मंत्रमुग्ध कर सके या उन पर एक व्यापक प्रभाव डाल सके। इस प्रकार की आवाज अच्छे वक्ता में होना बहुत जरूरी है। तीसरा गुण है प्रभावित करने की क्षमता। अच्छे वक्ता का व्यक्तित्व, उसका चाल चलन, उसका बोलना या कुल मिलाकर उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द या उसके द्वारा व्यक्त किया गया प्रत्येक विचार जिंदा होना चाहिए, प्रत्येक विचार प्रभावी होना चाहिए और इस प्रकार से जिंदा या प्रभावी होना चाहिए कि वह अपनी बात को व्यवस्थित रूप से साकार कर सके, वह अपनी बात को मार्मिक रूप से साकार कर सके। इसी कारण प्रभावित करने की क्षमता भी अच्छे वक्ता का एक प्रमुख गुण माना जाता है। चौथा है रोचकता। वक्ता अपनी जो भी बात कहता है वह रोचक होनी चाहिए, उसमें एक रोचकता होनी चाहिए। अगर वक्ता की बात में रोचकता नहीं होगी तो श्रोताओं के मन में उसके प्रति दिलचस्पी निर्माण नहीं होगी और जब तक श्रोताओं के मन में दिलचस्पी या रुचि निर्माण नहीं होगी तब तक आपकी बात श्रोताओं तक पहुंच नहीं सकती या आपकी बात श्रोताओं तक या श्रोताओं पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यही कारण है कि आपको बीच बीच में एक बेबाकपन के साथ बात करनी चाहिए, बीच बीच में थोड़ा सा हंसी विनोद भी करना चाहिए ताकि आपकी बात का एक विशिष्ट प्रभाव जो है वह श्रोताओं पर पड़े। दूसरी, जो विचारों के अभिव्यक्तिकरण में जो एक निरसता निर्माण हो जाती है वह भी थोड़ी सी कम हो जाती है और इससे आपकी बात अधिक अच्छी तरीके से श्रोताओं तक पहुंच जाती है, इसलिए उसमें रोचकता होना जरूरी है। अच्छे वक्ता का पांचवा गुण है नेतृत्व की झलक। अच्छा वक्ता केवल वक्ता नहीं होता, वह मंच का नेता भी होता है, वह मंच का एक प्रमुख भी होता है और इस कारण उसमें एक नेतृत्व की झलक होना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ नेतृत्व की झलक से यह भी तात्पर्य नहीं है कि आपको व्यर्थ की बयानबाजी करनी है, जैसे नेता लोग करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे बयान देते हैं, झूठे बयानबाजी करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी करना है वह आपकी मर्यादा में रहकर करना है, लेकिन एक नेता के समान आपका स्पष्टीकरण सुयोग्य और व्यवस्थित अगर होगा तो निसंदेह उसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ सकता है। छठा है संवाद की स्पष्टता। वक्ता को अपनी बात अत्यंत सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से व्यक्त करनी आवश्यक है। किसी भी विवादित बात को, किसी भी झगड़े को जन्म नहीं देना है या बोलना नहीं है। अनेक बातें ऐसी होती है कि वह विवादित होती है, इससे झगड़े निर्माण हो सकते हैं या वाद विवाद हो सकता है। ऐसी बात को आपको टालना है, उसमें नहीं जाना है। दूसरी बात, आपका कथन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। आपकी शैली भी अत्यंत सहज होनी चाहिए और अत्यंत व्यवस्थित रूप से आपको अपनी बात व्यक्त करनी है। सातवां गुण है विश्वसनीयता। वक्ता में विश्वसनीयता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वक्ता विश्वसनीय नहीं लगेगा श्रोताओं पर उसका प्रभाव नहीं होगा, है कि नहीं। जब तक हमें नहीं लगेगा नहीं ये सच कह रहा है, ये अच्छा है, हमें अपने आप उसके प्रति एक अपनापन निर्माण होता है और श्रोता उसकी प्रत्येक बात के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जब तक वक्ता के प्रति श्रोता के मन में एक विश्वास की भावना, आत्मविश्वास की भावना निर्माण नहीं होती है तब तक श्रोता उसकी बात से प्रभावित नहीं होता। इसे ही काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम कहते हैं साधारणीकरण की स्थिति। तो ये जब तक वक्ता श्रोता के साथ एकाकार नहीं होगा, जब तक वक्ता का प्रभाव श्रोताओं पर नहीं होगा, जब तक उसकी विश्वसनीयता के बारे में श्रोता आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वक्ता की बात का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। आठवां गुण है आत्मविश्वास। अपनी प्रत्येक बात, वह चाहे कैसी भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, सामान्य हो या बहुत महान हो, वक्ता को एक विश्वास के साथ या आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करनी आवश्यक है। अगर वक्ता अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता है तो निसंदेह उसका प्रभाव सामने वालों पर अधिक मात्रा में होता है। और अंतिम गुण है भावनात्मक ऊर्जा।
तो वक्ता को अपनी बात करते समय, अपनी बातें कहते समय उसमें एक ऊर्जा होनी चाहिए। एकदम मर्गिल्य अवस्था में या एकदम ऐसे सामान्य अवस्था में बात नहीं करनी है। तो आवाज़ में आरोह अवरोह, कभी आवाज़ में एक विशिष्ट लचक लाना भी जरूरी है, ताकि आपकी एक भावनात्मक जोश या भावनात्मक ऊर्जा, उसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ेगा और श्रोता उसकी ओर आकर्षित होंगे। इस प्रकार से ये 9 अच्छे वक्ता के प्रमुख गुण माने जाते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व, आवाज प्रभावित करने की क्षमता, रोचकता, नेतृत्व की झलक, संवाद की स्पष्टता, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास और भावनात्मक ऊर्जा, ये अच्छे वक्ता के प्रमुख गुण हैं। अब इस टॉपिक का तीसरा भाग हम देखते हैं, वह है भाषण कला के अंग। अब जैसे कि हम जानते हैं भाषण एक कला है और प्रत्येक व्यक्ति में यह कला नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति इसमें पारंगत, इसमें होशियार नहीं होता। दूसरी बात, आज जैसे शुरुआत में प्रस्तावना में हमने देखा कि प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें संवाद कौशल्य या भाषण कौशल की आवश्यकता है। आज आप कहीं भी बाजार में जाइए, आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आप में अगर संवाद का कौशल है तो आप 10 रुपए की चीज़ 8 रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप में संवाद का कौशल नहीं है तो आप 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में भी ले आ सकते हैं। तो आज जीवन के प्रत्येक, ये तो केवल एक उदाहरण हुआ, ऐसे जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको संवाद कौशल आज नितांत आवश्यक बनता जा रहा है। और इसी कारण संवाद कौशल सीखना या सिखाने की चीज बनती जा रही है और इसी कारण संवाद कौशल का निसंदेह मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात, अगर आपको जीवन में वक्ता बनना है, अगर आपको जीवन में इस प्रकार से भाषण देने हैं, तो उसके लिए वक्ता के पास कुछ गुणों का होना जितना आवश्यक है, उतना ही उसकी कलात्मकता होना या उसमें एक कला का समावेश होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि संवाद कौशल के या संवाद कला के, या जिसे हम भाषण कला कह सकते हैं, इसके कुछ प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन अंगों पर विचार करना नितांत आवश्यक होता है। अब संवाद कला का या भाषण कला का पहला अंग है विषय वस्तु। विषय वस्तु से मतलब है आप कौन सा विचार, कौन सा भाव या कौन सा विषय व्यक्त करना चाहते हैं। आपका विषय जो श्रोताएं हैं या जो श्रोता है उनके अनुसार होना आवश्यक है। अगर श्रोता ग्रामीण भाग के हैं तो आपका विषय उनके जीवन से संबंधित हो, श्रोता शहरी है तो आपका विषय उनसे संबंधित हो। मतलब कार्यक्रम का स्वरूप और सामने बैठे श्रोता, इनकी मानसिकता, इनकी वैचारिकता, इनके अनुसार आपको अपना विषय व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम अगर किसी व्यक्ति के जयंती पुण्यतिथि का है तो उसी व्यक्ति के संदर्भ में आपको बोलना चाहिए। अगर समारोह किसी विशिष्ट विषय के लिए है तो उसी विषय पर ही आपको बोलना चाहिए। मतलब विषय का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन विषय के साथ साथ सामने आपके जो श्रोता बैठे हैं वह किस वर्ग के हैं, किस आयु के हैं, इसका भी कुछ मात्रा में ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने विषय की व्यवस्थित पूर्व तैयारी करके आपको भाषण में जाना है। ऐसे नहीं कि चलो निकले और गए, जो मन में आया बोल दिया, तो ऐसा भाषण प्रभावी नहीं होता। आपको अपने भाषण की एक विशिष्ट पूर्व तैयारी करनी है। इसके लिए आपको नोट्स निकालने हैं और नोट्स भी आपको वैकल्पिक रूप से साथ ले जाने हैं। क्योंकि कभी कभार होता है कि जब हम भाषण देते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने के प्रवाह में कुछ अच्छी बात हमसे छूट सकती है या कोई प्रभावी बात जो बोलनी जरूरी है उसे हम भूल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उसके शॉर्ट नोट्स हमारे सामने होंगे तो हम उसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए भाषण करने से पहले उसके नोट्स बनाकर समय के अनुसार उन नोट्स का उपयोग व्यवस्थित पद्धति से करना जरूरी है। आपको जो विषय दिया गया है उसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर आपको बोलना जरूरी है और आपके विषय की सुव्यवस्थित प्रस्तुति करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही आपके सामने जो श्रोता है उनकी जिज्ञासा, उनकी आयु वर्ग या उनका जो भी मत है उनका ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें विषय वस्तु के अंतर्गत आती है।
भाषण कला का दूसरा अंग है देह भाषा, अर्थात जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि वक्ता बहुत अच्छी बात कहने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज प्रभावी नहीं होता, और अनेक बार बॉडी लैंग्वेज या देह भाषा का प्रभाव श्रोताओं पर व्यापक मात्रा में होता है। आप जब कोई बात बोलना चाहते हैं, जब कोई बात श्रोताओं के मन तक पहुंचाना चाहते हैं, तब आपके बोलने में वह आत्मविश्वास झलकना आवश्यक है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी देह भाषा सकारात्मक होनी आवश्यक है, और अपने भाव, अपने विचार के अनुसार आपकी देह भाषा होनी बहुत जरूरी है। तभी उसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ेगा और श्रोता आपकी बात से आकर्षित होगा। दूसरी बात, जब भी आप भाषण दे रहे हैं तब सामने जो श्रोता बैठे हैं उनकी ओर देखना, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कोने में या किसी एक ही ओर देखते रहते हो तो बाकी जो अन्य दूसरी ओर के श्रोता है वो थोड़े से आपसे अनभिज्ञ हो जाते हैं या आपके विचारों से रूबरू नहीं हो पाते, आपके विचारों से एकरूप नहीं हो पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी नज़र हमेशा सभी श्रोताओं पर होनी चाहिए। उनके साथ, जैसे आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं, इस प्रकार से आपको उनके सामने अपने विचार रखने हैं। अपनी नजरें बचाकर या अपना मुंह कहीं इधर उधर करके नहीं बोलना है। अगर ऐसा भाषण आप कर पाते हो तो निसंदेह उसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है, और इसी कारण देह भाषा को भाषण कला का एक प्रमुख अंग माना जाता है। तीसरा है श्रोताओं की जिज्ञासा की कद्र। अब जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी समारोह में जितने वक्ता महत्वपूर्ण है उतने ही श्रोता महत्वपूर्ण है। आज वक्ता मिल जाता है लेकिन सुनने के लिए श्रोता नहीं मिल पाते हैं, और ये हालत, और शैक्षिक कार्यक्रमों में तो हम ये बात अक्सर देखने को मिलती है कि अनेक बार छात्रों को जबरदस्ती बुलाकर ले जाना पड़ता है कि बैठो, यहाँ पर अमुक अमुक वक्ता का कार्यक्रम है, वे अपने विचार रखने वाले हैं, लेकिन श्रोता या छात्र बैठने के लिए तैयार नहीं होते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनकी जिज्ञासा की कद्र नहीं कर पाते। हम उन्हें क्या चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है तो उसके सामने आप ज्ञान देने लग जाए, आप उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए तो वह उसके लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए उस समय उपयोगी है उसकी पेट की भूख मिटाना। तो इस प्रकार से जहाँ या जिस प्रकार की ज्ञान की भूख है उसी प्रकार से आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। इसके लिए एक तो आपको सभी प्रकार की जो परंपराएं हैं, सड़ी गली मान्यताएं हैं, या जो पाखंड है, जो विडंबनाएं हैं, विषमताएं हैं, इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको दूर निकालना पड़ेगा, और इनसे बाहर निकलकर आपको अपने विचार श्रोताओं के साथ बांटने हैं। अपने विचार उनके सामने लादने नहीं हैं, उनके साथ शेयर करने, उनके साथ बांटने हैं, ताकि वे आपके साथ एकरूप हो जाए। दूसरा, आपके सामने बैठे श्रोता किस वर्ग के हैं। अगर वे बहुत प्रौढ़ वर्ग के हैं या बुढ़ापे के हैं तो आपको उनकी जैसी बात करनी चाहिए। अगर वह युवा वर्ग है तो युवाओं को जो चीज़ें आवश्यक है या युवाओं के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वही चीज़ें आप उनके सामने कहें। अगर प्रौढ़ वर्ग है तो उनके लिए जो आवश्यक है वह चीज़ें कहें। अगर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने उसी प्रकार की बातें आप करें जो उनकी समझ में आए, जो उनके लिए ज़रूरी हो। आप छोटे छोटे बच्चों को और बहुत बड़ा ज्ञान देने लग जाए, बहुत अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, इनकी बातें बताने लग जाए तो वे बच्चे आपकी ओर आकर्षित नहीं हो सकते, आपकी भाषण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको श्रोता की क्या जिज्ञासा है, श्रोता आपसे क्या चाहता है, इस बात को समझना और उसके अनुसार अपनी वाक चतुरता से, अपनी कुशलता से उन्हें जो चाहिए वो बात उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसी कारण इसे भी भाषण कला का एक प्रमुख अंग माना जाता है। चौथा अंग है भाव भंगिमा और तन्मयता। अब जो भी बात हम कर रहे हैं वह बात ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम आर्टिफिशियल हो रहे हैं। आपको
नेचुरल रूप से आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी बात मन से कर रहे हैं, आप अपनी बात मन लगाकर कर रहे हैं, तो उस प्रकार की आपकी भाव भंगिमा और आपके विचारों को व्यक्त करने में तन्मयता होना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरी तन्मयता के साथ अपनी बात, अपनी विचारधारा श्रोताओं के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो तो वह बात श्रोताओं तक नहीं पहुंचती और अनेक बार श्रोताओं को ऐसे लगता है कि आप नकली बोल रहे हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में उसमें सच्चाई नहीं है, ये नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए भाव भंगिमा व्यवस्थित होनी है और साथ ही आपको तन्मयता के साथ, आपको एक अपनेपन के साथ अपने विचार व्यक्त करने बहुत आवश्यक है। भाषण कला का अगला अंग है अध्ययन, चिंतन और मनन। तो कोई भी काम करना है तो उसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि निरंतर प्रयत्न करने से ही मनुष्य जीवन में यशस्वी होता है। तो अगर आपको अच्छा भाषण करना है, अगर आपको अपने विचार श्रोताओं तक ले जाने हैं और अपने भाषण से श्रोताओं को प्रभावित करना है, तो आपका जो प्रवृत्ति है वह निरंतर अध्ययन करने की होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर पढ़ने से, निरंतर अध्ययन करने से, निरंतर चिंतन मनन करने से हमारे विचार प्रबुद्ध हो जाते हैं, हमारे विचार और अधिक अच्छे हो जाते हैं। और इसके लिए निरंतर विचार करना, निरंतर अध्ययन करना, भाषण कला का अध्ययन करना आदि सभी बातें इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई भी भाषण आप जब करते हैं तो उस भाषण का विभाजन आपको 4 भागों में करना है। एक तो सबसे पहले भूमिका, तो जो विषय आप रखना चाहते हैं संक्षेप में उसकी भूमिका आपको एक दो मिनटों में बता देनी है कि आप क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। फिर आपके विषय की महत्ता, तो आपने जो विषय लिया है या आप जिस विषय पर उनके सामने बोलना चाहते हैं उस विषय का क्या महत्व है, क्या संयुक्तिकता है, क्या प्रासंगिकता है, यह आपको बतानी है। फिर समस्याएं और उनका निराकरण, तो जो उसमें समस्याएं हैं वह बतानी है और उसका निराकरण करना है। तथा अंत में उपसंहार, मतलब भूमिका, विषय की महत्ता, समस्याएं एवं निराकरण और अंत में उपसंहार। इस रूप में आपको विषय की तैयारी करनी है। इसके लिए अध्ययन करना है, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री आपको चाहिए वो आपको इकट्ठा करनी है, जो तथ्य आपको चाहिए वो जमा करने हैं और अनेक घटकों से तथ्य, अनेक किताबें पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर, इंटरनेट या आदि अनेक साधनों से भी आप तथ्य जमा कर सकते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से भी आप अपनी बात को कैसे अधिक आकर्षक बनाएं, इस दृष्टि से प्रयत्न कर सकते हैं। अनेक प्रकार से ये सारे पहलू, ये सारे घटक आपको ध्यान में रखकर अपने भाषण को अधिक बनाना है और इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने, चिंतन मनन करना जरूरी है। और अंतिम है भाषण और जनसंपर्क। आपका जनसंपर्क भी अच्छा होना चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि आप भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं लेकिन आपका जनसंपर्क उतना प्रभावी नहीं होता। अगर आपका जनसंपर्क अधिक प्रभावी नहीं है तो लोग आपकी बातों की ओर आकर्षित नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में आपको लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, लोगों में बातें करनी चाहिए। और इसीलिए आज हम जानते हैं कि आज चाहे राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, आज उसका मार्केटिंग किया जाता है। क्यों करना पड़ रहा है मार्केटिंग? क्योंकि जब तक आपका जनसंपर्क नहीं बढ़ेगा, जब तक आप लोगों में नहीं जाओगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप बड़े वक्ता हो, महान वक्ता हो? ये तभी पता चलेगा जब आप अपना मार्केटिंग करेंगे, अपने बारे में जनसंपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी रसीली वाक्पटुता से, अपने अच्छे भाषण कौशल्य से लोगों पर ये प्रभाव निश्चित डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको लोगों के बीच जाना है, लोगों से आप बोलना है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी समझ नासमझ वगैरह इन सबको समझ लेना है ताकि आप अपनी बात अच्छी तरीके से व्यक्त करें। लेकिन इसके लिए आप में एक वाक कौशल होना बहुत जरूरी है। आपको वाचाल नहीं होना है, आपको व्यर्थ की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको व्यवस्थित बातें करनी है, आपको गंभीर बातें करनी है और अपने भाषण की एक बुनियाद आपको जहाँ से तैयार करनी है। तो ये सारी बातें किसी भी भाषण कला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक है विषय वस्तु, देह भाषा, श्रोताओं की जिज्ञासा की कद्र, भाव भंगिमा और तन्मयता, अध्ययन, चिंतन मनन तथा जनसंपर्क। ये 6 ऐसे घटक हैं जो किसी भी भाषण कला में अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी कारण इन्हें भाषण कला के प्रमुख अंग माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने संवाद कौशल का स्वरूप,
अच्छे वक्ता के गुण और भाषण कला के अंग, इन 3 विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं, इन 3 विषयों का अध्ययन किया है। आशा है आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।